Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 जुलाई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैनरी आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम की जो बॉडी है, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नीचे आपको ऑप्शन में 4 अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। पूछा जाता है कि इन चारों कंट्रीज़ में से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो कि इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी ओमान या फिर ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आपने समझ ही लिया होगा इस थंबनेल को देखकर ही, क्योंकि इसकी चर्चा पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही है। इवन जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था उससे भी पहले बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो लगातार पब्लिश हो रहे थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक सप्ताह से मैं खुद यहाँ पर इस न्यूज़ को देखता हुआ आ रहा हूँ। हुआ क्या है कि जो कैनरी आइलैंड्स हैं जिसको आज आपको मैप में देखना है, वहीं आइलैंड्स के जस्ट पास में एक डेड वेल पाई गई है, मरी हुई वेल पाई गई। और उस मरी हुई वेल के अंदर 44 करोड़, कितना 44 करोड़ का फ्लोटिंग गोल्ड पाया गया है। अब ये जो फ्लोटिंग गोल्ड एग्जैक्टली सोना ही नहीं है, ये फ्लोटिंग गोल्ड एम्बरग्रिस को हम लोग बोलते हैं। वो जो एम्बरग्रिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये पूरा आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके बारे में चर्चा पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 9.5 kg, कितना 9.5 किलोग्राम के आसपास ये फ्लोटिंग गोल्ड इस डेड वेल के अंदर में पाया गया है। इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं पर 4.5 करोड़, कहीं पर 44 करोड़, इस प्रकार की जो वैल्यूज़ है वो बताई गई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो एम्बरग्रिस है इसकी जो वैल्यू है ये वाकई में करोड़ों में होती है, तो ये इतना वैल्यूएबल है क्या चीज़ एग्जैक्टली वो थोड़ा सा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एम्बरग्रिस, एम्बरग्रिस कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। और जैसा थंबनेल भी मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप लोग एक सेकंड रुको, ये आप देख पा रहे होंगे साइड में, ये बेसिकली एम्बरग्रिस है, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और साफ इमेज देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये इसी को हम लोग फ्लोटिंग गोल्ड बोलते हैं। 9.5 किलोग्राम का ये फ्लोटिंग गोल्ड अभी एक डेड वेल के अंदर देखने को मिला। अब इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना ज़रूरी है। एम्बरग्रिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली चीज़, एम्बरग्रिस को हम लोग फ्रेंच में ग्रे एम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली वेल वॉमिट है, यानी जो वेल है हमारी, वेल की उल्टी कह सकते हो। हाँ, वेल वॉमिट ही है ये, जिसको हम लोग एम्बरग्रिस बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये जो वेल होती हैं, अब वेल की अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स की वेल होती हैं। इसमें से कौन सी वेल का वॉमिट है ये एम्बरग्रिस, वो है स्पर्म वेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, स्पर्म वेल, इसी वेल का जो वॉमिट है वो एम्बरग्रिस कहलाता है। अब ये एम्बरग्रिस बनता कहाँ पर है, इसी स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन के अंदर में ये एम्बरग्रिस बनता है। एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, जैसा मोम होता है ना, उस प्रकार का यहाँ पर आपको ये सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि हर एक स्पर्म वेल के अंदर ये पाया जाता है ना। जितनी भी स्पर्म वेल्स की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, जो भी स्पर्म वेल्स प्रेजेंट है आज के समय पर दुनिया में, उनमें से केवल और केवल 1% स्पर्म वेल के अंदर ही ये एम्बरग्रिस प्रोड्यूस होता है।
अगर हम केमिकली बेसिस पर देखें तो एम्बरग्रिस में होता क्या क्या है, इसमें कुछ एल्कलाइड्स देखने को मिलेंगे, एसिड्स देखने को मिलेंगे और कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रीन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा हाई है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको हम लोग फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो एम्बरग्रिस है, जो वेल का वॉमिट है, ये तैरता हुआ नज़र आता है और कुछ समय तक तैरते तैरते पानी में साफ होते 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 ये किनारे तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब जिसको इसके बारे में पहचान होगी, इसके बारे में नॉलेज होगी, वो यहाँ पर पहचान पाता है कि हाँ यार ये एम्बरग्रिस है और इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। लगभग बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, उस इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम जो एम्बरग्रिस का कॉस्ट पड़ता है, जो मिनिमम कॉस्ट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए का है। आप इमेजिन करो, 1 किलोग्राम एम्बरग्रिस जो मिनिमम है वो 1 करोड़ रुपीज़ तक का यहाँ पर ट्रेड चलता है इसका। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि वेल का वॉमिट ये वेस्टेज ही तो है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। देखो, इस एम्बरग्रिस का यूज़ किया जाता है परफ्यूम मार्केट के अंदर में, फ्रेग्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर यहाँ पर इसको देखा जाता है। परफ्यूम्स के अंदर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी खुशबू, उसकी जो महक है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर एम्बरग्रिस की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। बोला जाता है एम्बरग्रिस की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो दुबई के अंदर में देखने को मिलती है, क्योंकि दुबई यहाँ पर आज के समय पर एक सबसे बड़ा परफ्यूम मार्केट की कैटेगरी में आता है। इवन यहाँ पर बोला जाता है कि इस एम्बरग्रिस का यूज़ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो दवाइयाँ हैं प्लस कई बार मसालों के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी स्मगलिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज़ में कई बार जो स्मगलर्स हैं उनको पकड़ा गया है इस एम्बरग्रिस का ट्रेड करते हुए। कई बार अलग अलग केसेस निकल कर आए हैं जहाँ पर गुजरात के कोस्ट लाइन पर ये एम्बरग्रिस की स्मगलिंग हुई हुई नज़र आई है। ठीक है, अब देखो जो ये स्पर्म वेल है, जैसे मैंने आपको बताया, अब ये स्पर्म वेल में एम्बरग्रिस पाया जाता है और स्पर्म वेल में भी खासकर केवल 1% स्पर्म वेल में ही। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्पर्म वेल में यहाँ पर एम्बरग्रिस मिलेगा, लेकिन जो स्पर्म वेल है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को सुरक्षा दी गई है क्योंकि ये काफ़ी खतरे में है। लेकिन ऐसी ऐसी न्यूज़ से जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, इसकी वजह से इन वेल की हंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लोग सोचेंगे एक ही बार में अमीर होना, उसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अब वो इस वेल को मारना शुरू करने वाले हैं और ऐसा होता भी है। कई सारे जो स्मगलर्स हैं वो जाने जाते हैं, उन्होंने कई बार इलीगल तरीके से ये जो मछली है, ये जो वेल है, इसको यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आए हैं। इलीगल तरीके से यहाँ पर इनको टारगेट बनाया है ताकि यहाँ पर इनके स्टमक से एम्बरग्रिस को निकाला जा सके, इनके इंटेस्टाइन से एम्बरग्रिस को निकाला जा सके, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर में। तो कई बार कोशिशें की गई हैं इलीगल तरीके से यहाँ पर इनकी हंटिंग करने की। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पर्म वेल के बारे में पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, लगातार एक सप्ताह से जो न्यूज़ है वो कवर की जा रही है इसके बारे में। तो स्पर्म वेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइसेटर कैटडन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हम लोग कैकलत के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें वेल्स की, जो टूथ वाली स्पीशी हैं, दांतों वाली स्पीशी हैं, उनमें सबसे बड़ी स्पीशी आपको ये देखने को मिलेगी। इसका जो पहचान है वो आराम से किया जा सकता है। अब वेल की अलग अलग स्पीशीज़ आपके सामने रख दी जाएँ तो आप यहाँ पर पहचान नहीं पाओगे, हाँ यार ये कौन सी स्पीशी होगी, इनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो स्पर्म वेल है इसको आप आराम से पहचान सकते हो। कैसे? क्योंकि स्पर्म वेल का जो हेड होता है वो स्क्वायर होता है, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसका जो सर है वो आगे से बिल्कुल स्क्वायर शेप में आपको ये नज़र आएगा। ऐसा सर यहाँ पे बाकी किसी वेल्स में देखने को नहीं मिलता है। यही है वो स्पर्म वेल। इस स्पर्म वेल का जो कलर है बेसिकली कई बार आपको यहाँ पे डार्क ब्लू ग्रे कलर का देखने को मिल जाएगा, या फिर कई बार ब्राउनिश कलर की ये वेल देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। प्लस इनके पेट के ऊपर वाइट कलर के काफ़ी सारे पैचेस भी नज़र आते हैं। कहाँ पे पाई जाती है ये स्पर्म वेल? तो जो हमारे ट्रॉपिकल वाटर्स हैं दुनिया भर में, उन ट्रॉपिकल वाटर्स में ये देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इनको खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। खतरा कैसा? नॉइस पोल्यूशन प्लस जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है पोल्यूशंस की वजह से, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो दूसरे खतरे हैं वो है इनका शिप से टकरा जाना। कई बार यहाँ पर जो ये वेल्स हैं जहाज़ से टकरा जाती हैं तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है, या कई बार यहाँ पर कमर्शियल पर्पस से इनकी हंटिंग की जाती है, इनका शिकार किया जाता है। और वो कमर्शियल पर्पस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। लोगों की कोशिश होती है कि स्पर्म वेल के अंदर से, इसके पेट से, इसके इंटेस्टाइन से ये एम्बरग्रिस को निकाला जा सके। लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये बहुत कम 1% वेल ही, यहाँ पर 1% स्पर्म वेल ही स्पेशली वो एम्बरग्रिस को प्रोड्यूस करने का काम करती है।
और इसी वजह से यहाँ पर स्पर्म वेल को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे अगर आप लोग IUCN का स्टेटस देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है स्पर्म वेल को लेकर। तो IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल 2 के अंदर में इसको कवरेज दे रखा है। तो हर तरीके से इसकी प्रोटेक्शन दे रखी है, आप इसका व्यापार नहीं कर सकते, प्लस यहाँ पर इनकी जो संख्या है उसको भी यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए इसी वजह से इनको वल्नरेबल सेक्शन में कवर किया गया है। यानी कि काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं इनकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, हम नहीं चाहते बाकी बची कुछ स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये एम्बरग्रिस है ये इसके पेट में बनता कैसे होगा, है ना, इस स्पर्म वेल के पेट में, इंटेस्टाइन में कैसे डेवलप होता होगा। इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पर बताई जाती हैं। जैसे एक थ्योरी तो यहाँ पर बोली जाती है कि जैसे वेल है, अब ये स्पर्म वेल काफ़ी बड़े साइज़ की है, अब जब ये अपना खाना खा रही होती है, खाना मतलब बाकी सारे जो मैरीन एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई, उनको खाने का काम करती है। तो जब वो उनको खाती है तो उसकी वजह से जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठोस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर उसके बॉडी में चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके उसके बॉडी में पचने लगते हैं, डाइजेस्ट होने लगते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये लार्ज क्वांटिटीज़ में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एम्बरग्रिस गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एम्बरग्रिस बनता हुआ नजर आता है। तो एक थ्योरी तो ये बोलती है, जबकि एक और थ्योरी है इसके पीछे, जो दूसरी थ्योरी है उसका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये वेल है ना, ये काफ़ी सारे जो जानवर उनको खाने का काम करती है समुद्र के अंदर में, और उसके साथ साथ स्क्विड और कटल फिश, इस प्रकार की मछली को भी यहाँ पर, स्क्विड और कटल फिश को भी ये कंज्यूम करती है। और स्क्विड और कटल फिश जब वेल की बॉडी में जाता है तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पच नहीं पाता। ठीक है, अब पच नहीं पाता तो इसकी वजह से वो वापस से वॉमिट के तौर पर, उल्टी के तौर पर यहाँ पर वेल में से बाहर निकल जाता है। ये दूसरी थ्योरी बोलती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस एम्बरग्रिस को लेकर बताई गई हैं। वैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के बताया है जिन 2 थ्योरीज़ के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आते हैं फिर अगले आर्टिकल पर। दोस्तों आज तारीख है 14 जुलाई। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न है भारत का तीसरा मून मिशन आज लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था, फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था कि जो लैंडर है वो सही से उतर नहीं पाया, इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो हमारी सही से हो नहीं पाई थी। लेकिन अब उसी चंद्रयान 2 की भरपाई करने के लिए जो चंद्रयान 3 है वो तैयार कर दिया गया है, और आज दोपहर में चंद्रयान 3 यहाँ पर निकलने वाला है पृथ्वी से। सब कुछ रेडी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ पर ये जो हमारा रॉकेट है LVM-3 ये जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो काउंटडाउन है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और भगवान करे सब कुछ बढ़िया हो और हम जल्दी से चंद्रयान 3 मिशन को भी पूरा करें। दूसरी चीज़, इस चंद्रयान 3 में रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया है, तो वो है LVM-3 रॉकेट। कौन सा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट। जैसे आपने PSLV GSLV पढ़ा है ना, तो GSLV का ही यहाँ पर, GSLV के अंदर ही यहाँ पर कह सकते हो LVM-3 का ही एक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी प्रकार के रॉकेट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 यहाँ पर आज रिलीज़ होगा, जाएगा। जाने के बाद मैं कह सकते हो जब अगर सब कुछ बढ़िया से चल जाता है तो उसके बाद 23 अगस्त को, किस तारीख को? 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। ठीक है, ये बात खुद यहाँ पे इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने मेंशन की है। अब करना क्या है, चंद्रयान 3 के बारे में तो वैसे ही हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे पिक्चर्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन अभी तक मैंने आपको LVM-3 के बारे में नहीं पढ़ाया है कि LVM-3 जिस रॉकेट से यहाँ पर ये भेजा जा रहा है वो क्या है, क्योंकि इस रॉकेट के ऊपर भी एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। LVM-3 जो ये इसरो का दूसरा इम्पॉर्टेंट और कह सकते हो सबसे बड़ी चीज़ पावरफुल रॉकेट है। इसरो के पास में, हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके पास में 3 इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं जिसका ये यूज़ करते हैं स्पेस के अंदर में कोई भी मिशंस को कंडक्ट करने के लिए। और वो 3 इंपॉर्टेंट व्हीकल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 PSLV। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नंबर 2 हमारा आ जाता है GSLV। GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नंबर 3 आता है हमारा SSLV। SSLV क्या होता है? यह है हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको पता चल रहा है कि छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स होती हैं उसको अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए इस SSLV का यूज़ किया जाता है। GSLV बड़े रॉकेट को, बड़े मिशंस को, अगर हमें अपने पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, स्पेस के अंदर में कोई मिशंस कंडक्ट करना है, तो उसके लिए हम GSLV का यूज़ कर सकते हैं। PSLV थोड़ा सा
कम पावरफुल है जीएसएलवी से, लेकिन ये भी कह सकते हो अभी तक इसरो का एक परफेक्ट रॉकेट है। इसमें फेलियर बहुत कम देखने को मिले हैं। इन्होंने मिशंस यानी पीएसएलवी के जो मिशंस है सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाए हैं। ठीक है, तो पीएसएलवी जो है हमारा सबसे पहला वाला, ये लगभग 3.8 टन तक के सामान को 3.8 टन तक का जो लोड है इसको लेकर ये हमारे पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। जबकि जो जीएसएलवी है, जीएसएलवी यहाँ पर इस 3.8 टन से भी ज़्यादा जो सामान है, 3.8 टन से भी ज़्यादा लोड है बेसिकली, उसको लेकर यह लिफ्ट कर सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट से भी ऊपर भी जा सकता है। और इसी में जो हमारा LVM-3 है जिसका अभी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जीएसएलवी का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, ये हमारा जीएसएलवी है। तो इस LVM-3 में इंपॉर्टेंट 3 स्टेजेस हैं। क्या क्या है सब कुछ, आओ मैं अब आपको नोट्स के फॉर्म में बताता हूँ। तो ये तो आपने यहाँ पे चंद्रयान के बारे में पढ़ा। अब इसरो के 3 लॉन्च व्हीकल ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पावरफुल है LVM-3, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ये जो हमारा LVM-3 है इसके 3 स्टेजेस हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये रॉकेट देखा है ना, इसके यहाँ पर नीचे आपने यहाँ पर ये बूस्टर्स देखे हैं और ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, पिक्चर को जूम करते हैं। ये रहा रॉकेट और साइड में जो ये बड़े बड़े 2 हैं ये हैं बूस्टर्स। ठीक है, तो इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंदर में ये 3 स्टेजेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 स्टेज का ये रॉकेट है। जो सबसे बॉटम वाली स्टेज है, सबसे निचली जो स्टेज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर 2 बूस्टर्स लगाए गए हैं जिसको हम लोग S200 बूस्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी सबसे निचली वाली बॉडी है, सबसे जो निचला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो फ्यूल है उस फ्यूल को बोला गया है, कौन सा फ्यूल है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। ये फ्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो सेकंड वाली स्टेज है, यानी कि बॉटम वाली से ऊपर वाली, जो ये दूसरी वाली स्टेज है, इस दूसरी स्टेज के अंदर में विकास इंजन का यूज़ किया गया है। विकास इंजन से इसको पावर मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर भी एक लिक्विड फ्यूल देखने को मिलेगा। एक लिक्विड फ्यूल यूज़ कर सकते हो, चाहे आप नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यूज़ कर सकते हो या फिर आप अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है सेकंड स्टेज के अंदर में। फिर इसी का जो सबसे ऊपर वाला अपर मोस्ट स्टेज है, यानी कि और नीचे करें तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे पीक वाला स्टेज आपको दिख रहा होगा, ये जो सबसे ऊपर जो स्टेज आपको दिख रहा है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है। अब इस क्रायोजेनिक इंजन में आप क्या करोगे, जो हाइड्रोजन है, खासकर लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विफाइड ऑक्सीजन है बेसिकली, उसका यूज़ किया जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहने वाला है। यही तो क्रायोजेनिक की टेक्नोलॉजी है ना। क्रायोजेनिक की टेक्नोलॉजी यही है कि इसको लिक्विड फॉर्म में यानी ठंडा करके रखा जाए और बर्फ़ ना बनने दिया जाए, लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रखा जाए, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। तो ये यहाँ पर आपको सबसे हमारा फाइनल स्टेज अपर मोस्ट स्टेज में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से LVM-3 का क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरी चीज़ बताया जा रहा है कि ये लॉन्च व्हीकल जो है ये 8 टन तक के लोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँचा सकता है। ठीक है, और अभी तक इस LVM-3 ने कई सारे जो बड़े बड़े मिशन हैं इंडिया के, वो यहाँ पर कंडक्ट करे हैं। जैसे वन वेब इंडिया 2 मिशन, वन वेब इंडिया 1 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन भी यहाँ पर LVM के थ्रू किया गया था। उसका GSAT-29 मिशन, GSAT-19 मिशन, केयर मिशन, चंद्रयान 3 मिशन अब यहाँ पर तैयार है बेसिकली, जो कि यहाँ पे अगेन LVM-3 के रॉकेट के माध्यम से किया जाएगा। चंद्रयान 3 के अंदर हम करने क्या वाले हैं, चंद्रयान 3 में बेसिकली ये होगा कि भारत ने कोशिश की है कि हम चंद्रमा पर पहुँचें, चंद्रमा पर उतरें, उतरने के बाद में वहाँ का जो केमिकल एनालिसिस है वो यहाँ पे कर सकें। अच्छा, ये कैसे होगा, ये कोशिश हम 2019 में कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि 2019 में जो हमारा लैंडर था, यानी रॉकेट ऊपर जाएगा, रॉकेट क्या करेगा, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, इन तीनों चीज़ों को लॉन्च कर देगा। तो लैंडर का मतलब एक ऐसा चीज़ रहेगी जो कि यहाँ पे क्या होगा, वो चंद्रमा पर धीरे धीरे उतरेगी। उतरने के बाद में इसका गेट खुलेगा, गेट खुलने के बाद में इसमें से रोवर निकलेगा। रोवर बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, एक ऐसा डिब्बा होगा जिसके नीचे 2 पहिए लगे होंगे, है ना। वो यहाँ पर निकलेगा यहाँ से और चंद्रमा पर घूमना स्टार्ट करेगा। तो हुआ क्या, जो जुलाई 2019 में कोशिश की गई थी चंद्रयान 2 के अंदर में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लैंडर उतर रहा था, उतरते 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 यहाँ पर एकदम से कनेक्शन टूट जाता है। आपने टीवी पर देखा होगा उस समय पर, मैंने भी देखा था। तो कनेक्शंस यहाँ पे आज तक हो नहीं पाए। इस चक्कर में ये मिशन हमारा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ पे अगेन फिर से कोशिश की गई है, हम लैंडर को स्मूथली उतारेंगे, इसमें से रोवर निकलेगा, रोवर निकल कर यहाँ पे चंद्रमा पर चक्कर काटेगा, चक्कर काटने के बाद में वहाँ का केमिकल एनालिसिस करने वाला है। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा चंद्रयान 3 का। चलो
आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूपीएससी ने जीएसएलवी पीएसएलवी को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। चंद्रयान 3 लगातार न्यूज़ में, तो LVM-3 के बेसिस पर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो मैंने LVM-3 के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आई है वह मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, और वो नोट्स आपको PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। जो हमारे चैनल पर पेड ग्रुप स्टार्ट हैं, आप उन पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप्स आज से 2 महीने पहले स्टार्ट किए गए थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी अगर चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। आपको डेली जो करंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उनके PDFs प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे अलग अलग फॉर्म में। आप उनका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। किसी को नोट्स बनाने में परेशानी है तो नोट्स बनाने की आवश्यकता है ही नहीं करंट अफेयर की, क्योंकि आपको एक ग्रुप प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर में आप हर एक सेक्शन को, जो भी आपको अगर लग रहा है कि आज मैंने ये पढ़ा था, इस तरह का कंटेंट मुझे ढूंढना है, उस तरह का कंटेंट ढूंढना है, आप हर तरीके से आप उस कंटेंट को सर्च कर सकते हो। टॉपिक वाइज, डेट वाइज सर्च कर सकते हो, PDFs पढ़ सकते हो जब मन चाहे, तो वो बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। और इस ग्रुप का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। आप केवल 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस के तौर पर इस ग्रुप को इस ग्रुप के अंदर में हिस्सा बन सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो क्या है ना, 499 रुपीज़ आप एज इट इज़ खर्च कर देता हो इधर उधर घूमते घूमते, है ना, ये तो होता रहता है। जबकि यहाँ पर आपका एक लाइफ टाइम एक्सेस रखा गया है, केवल एक बार खर्चना है, उसके बाद कोई दोबारा इन्वेस्टमेंट की दोबारा या फिर सब्सक्रिप्शन लेने की 1 साल बाद कोई दोबारा रिन्यू, ऐसा कुछ भी यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। बाकी अगर आपको इस ग्रुप के बारे में और डिटेल जानने की, सर हमें और देखना है, एक बार ग्रुप को अंदर से देखना है कैसा दिखता है, क्या फीचर्स हैं, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया यूट्यूब के ऊपर में। आपको उसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक के नाम से वो लिंक प्रोवाइड करवाया गया, उस पर क्लिक करो, वीडियो देखो। उसके बाद अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो ये आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि हाँ मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, मैसेज आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाएगी, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। बाकी मेक श्योर करना कि वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, भूल जाते हो, लेकिन हमारा एक टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको एक प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ दोस्तों आते हैं अगले आर्टिकल पर। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसको हम लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर पाएंगे। अब क्या है पूरा इशू, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो सरकार ने कुछ गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड से बने कुछ आर्टिकल्स, इनका जो इम्पोर्ट है इंडोनेशिया से, उस इम्पोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है, उस इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये बेफालतू का इम्पोर्ट हो रहा था, ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं था, एसेंशियल नहीं था, नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट हो रहा था। इसकी वजह से हमारा इंडोनेशिया के साथ में ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम इंडोनेशिया से कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा करने लगेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। तो जब भी इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि पैसा आपका कह सकते हो बहुत सारा जा रहा है बाहर और कमाई आप बहुत कम कर रहे हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर जो ये गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं स्पेशली इंडोनेशिया से, इसके ऊपर थोड़ी चेकिंग की है और देखने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, रोक लगाई है। रीज़न क्या है? पिछले 2 महीने में इंडोनेशिया से बहुत सारा गोल्ड का इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, और ये इंपोर्ट हुआ है इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में। दूसरी चीज़, इंडिया का डिसीजन यहाँ पर ये नहीं था, हमने तो इंडोनेशिया से गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए बोला ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया से गोल्ड इंपोर्ट होने लगा। और उसके बाद यहाँ पर स्पेशली बताया ये जा रहा है कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं के अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है और बोला जाता है कि जो ये इम्पोर्टर है, कोई भी अगर देश में गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा है तो उसको एक परमिशन ऑफ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक लाइसेंस मिलेगा, तब आपको परमिशन मिलेगी सरकार से, देन उसके बाद आप गोल्ड के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ समय से ट्रेड गैप इतना ज़्यादा हिट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रेड गैप आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इंडिया काफ़ी सारे लॉस में जाता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया भारत के प्रति गोल्ड जो ज्वेलरी का सप्लायर है वो कभी रहा ही नहीं है। तो इंडोनेशिया कभी भी यहाँ पर भारत को पहले भी गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने सप्लाई नहीं की है, लेकिन अभी अचानक से पिछले कुछ महीनों में इंडिया के अंदर में जो गोल्ड डीलर्स हैं उन्होंने 3 से 4 टन के आसपास सोना जो है वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया बिना कोई टैक्स को पे किए,
और वो जैसे मैंने बोला ना, ये काम हुआ है इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में उन्होंने एक लूप होल ढूंढा, एक कमजोरी ढूंढी, और कमजोरी ढूंढते हुए इंडोनेशिया से इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में गोल्ड को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और गोल्ड जो इंपोर्ट किया उसके ऊपर सरकार को कोई टैक्स दे ही नहीं रहे ये, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पर उन्होंने करार दिया। और ये चीज़ देख देख कर क्या होता है, बहुत सारे और भी डीलर्स इसके बारे में जानते हैं कि भाई ये तो कमी है, इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हम गोल्ड को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों ने सोची और ट्राई करने की कोशिश की। अब ये क्या हुआ, सरकार की नज़र में आ गया। जबकि यहाँ पर इंडिया ने 15% का टैक्स लगा रखा है गोल्ड इंपोर्ट्स के ऊपर में, लेकिन ये सभी डीलर क्या कर रहे थे, इंडिया में इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में फ्री में बिना कोई टैक्स पे किए ये गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे थे। जबकि इंडोनेशिया अभी तक कोई सप्लायर, खासकर गोल्ड ज्वेलरी का सप्लायर भारत के प्रति नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार का एग्रीमेंट जो हमने किया है वो यूएई के साथ में किया है, और वो यूएई के साथ में अभी भी चल रहा है। अगर आप गोल्ड को इंपोर्ट करना चाहते हो बिना किसी लाइसेंस के, टैक्स से बचना चाहते हो, तो आप यूएई से इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इंडिया यूएई के बीच में सेपा नाम का एक एग्रीमेंट हो रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया में जब आप ऐसा इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ये कमी के तौर पर देखकर इसका यूज़ किया गलत तरीके से, जिस वजह से सरकार ने अब इसके ऊपर रोक लगा दी है, बोला अब से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। अब क्या है, ये तो हमारा न्यूज़ हो गया। न्यूज़ के अलावा यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड डेटा होता है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली गोल्ड के इंपोर्ट के बारे में। भारत का गोल्ड का इंपोर्ट किस लेवल पर है, स्टेटस क्या, ये आपको भी पता होना चाहिए जनरल लेवल पर। प्लस देखो, इंपोर्ट तो होता ही है, उसके अलावा गोल्ड की स्मगलिंग भी इंडिया में होती है। इंडिया की जो इमेज है वो गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अगर हम देखें तो, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये खुद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पब्लिश की है, डीआरआई ने। तो डीआरआई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में जो स्मगलिंग है 2021-22 के अंदर में, ये जो रिपोर्ट आई थी उसने ये बताया कि 2021-22 में 833 किलोग्राम, कितना 833 किलोग्राम्स जो स्मगल्ड गोल्ड है, गोल्ड ऐसा जिसकी स्मगलिंग की गई थी और जिसका जो कॉस्ट है लगभग 500 करोड़ के आसपास का था, इतना सारा गोल्ड जब्त किया गया, कॉन्फिस्केट किया गया। इतना सारा गोल्ड यहाँ पे जब्त किया गया था 2021-22 के अंदर में। ठीक है, ये वो है जो पकड़ा गया, और इससे कई गुना ज़्यादा गोल्ड वो होगा जो नहीं पकड़ा गया, जिसकी स्मगलिंग सक्सेसफुली हो गई इंडिया के अंदर में। समझ गए? तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो स्मगलिंग है इंडिया में कोविड-19 के समय पर थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है व्यापार वगैरह कोविड-19 में पूरी तरह से बैन हो चुका था, बंद हो चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है ये वापस से नॉर्मल हो रही है, और वापस से स्मगलिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बोला ये जा रहा है कि साल 2020 में भी आप देखोगे तो स्मगलिंग एक बड़े लेवल पर देखने को मिली थी। 11 टन से ज़्यादा जो सोना है वो जब्त किया गया था 16,555 केसेस के अंदर में। इतने सारे केसेस कुछ 5 सालों में निकल कर आए हैं 2020 से पहले, और 11 टन से ज़्यादा सोना पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में गोल्ड की स्मगलिंग भी बड़े लेवल पर होती है। इवन पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सोना स्मगल किया गया है, उसके बाद तमिलनाडु, देन उसके बाद में केरला। अब स्मगलिंग हो कहाँ से रही है? ये स्मगलिंग हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न पूरा रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डीआरआई की इसी रिपोर्ट ने बताया म्यांमार, बांग्लादेश स्पेशली वो ये जगह हैं जहां का सोना सबसे ज़्यादा पकड़ा गया है। सबसे ज़्यादा सोना यहां पर जब्त किया गया है म्यांमार से 2022 में। फिर उसके बाद में 20% सोना ऐसा है जो वेस्ट एशिया से ओरिजिनेट हुआ था, उसको यहाँ पे पकड़ा गया, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। और स्पेशली यहाँ पर चाइना का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि कई सारी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है कि जो स्मगल्ड गोल्ड होता है, जिसकी स्मगलिंग होती है, वो सीधा यहाँ पर म्यांमार में अगर आता है तो वो चाइना के माध्यम से आता है, चाइना के टाउन से घूमता हुआ आता है। तो स्मगलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना के ज़रिए म्यांमार, फिर म्यांमार के ज़रिए इंडिया में यहाँ पर होने लगती है। अब सवाल था ये स्मगलिंग का, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ बात आती है गोल्ड इंपोर्ट की। हम इंपोर्ट कितना करते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। जब बात आती है गोल्ड इंपोर्ट की, ऑफिशियल चैनल से लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर जब इंपोर्ट किया जाता है तो 2021-22 के अंदर में भारत ने 3.44 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड इंपोर्ट किया था, और उससे पहले 2020-21 में इंडिया ने 2.54 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। देन हमारे पास में एक बॉडी है गोल्ड के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए, जिसका नाम है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग भी बात करें तो इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोने का।
इंडिया गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना के बाद, चाइना टॉप नंबर पर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट कंजम्पशन के बेसिस पर, जैसा अब की बार भी बना था। ठीक है। बाकी इंडिया जब गोल्ड इंपोर्ट करता है तो हम लोग कौन सा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं? डोर बार वाला, डोर बार वाला। ठीक है, डोर बार भी है, रिफाइंड गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, बट डोर बार ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। डोर बार बेसिकली यहाँ पर सेमी प्योर गोल्ड होता है, बिल्कुल प्योर नहीं होता, सेमी प्योर होता है। इसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, हम यहाँ पर इसको खुद प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं। क्योंकि जो ये डोर बार होती है, इस बार के अंदर में केवल 50 से 75% ही, 50 से 75% ही प्योर गोल्ड पाया जाता है। पिछले 5 सालों में जो गोल्ड बार का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। अब ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं किसके माध्यम से? डायरेक्टरेट रिवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस। तो डीआरआई क्या है, फटाफट ये भी जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है, एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया है ताकि इंडिया में जो स्मगलिंग है इसको कंट्रोल किया जा सके, इन्वेस्टिगेशंस यानी तहकीकात किए जा सके, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस चलाने के लिए भी यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। देन उसके साथ साथ यहाँ पर ये बॉडी जो हमारा डीआरआई है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर में काम करती है। जब पूछा जाएगा बोर्ड तो इस बोर्ड का नाम लिखना है, जब पूछा जाएगा मिनिस्ट्री तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लस ये डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस हेड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल के माध्यम से। वो डायरेक्टर जनरल बेसिकली स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक के होने चाहिए। डीआरआई का मेन काम है कि इंडिया का नेशनल और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है इसको प्रोटेक्शन करना, इसकी सुरक्षा करना, स्मगलिंग से इंडिया को बचाना। स्मगलिंग में आपका गोल्ड भी आ गया, नारकोटिक्स हो गए, फेक इंडियन करेंसी हो गई, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइटम्स एंटीक्स हो गए, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब की यहाँ पर स्मगलिंग को रोकने का काम करता है डीआरआई। समझ गए? इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में नजर आएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, यानी कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स को लेकर या कहीं से भी मेंस को लेकर, तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों, ये हमारा साइंस का पेज है, आप इसको एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट से भी देख सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पर आपको नीचे वाला। तो इसको एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस वाले एडिटोरियल को लिखा है विजय विश्वनाथन जी ने। इन्होंने ये बताया कि इंडिया में 2 सबसे बड़ी बीमारियाँ, 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कौन कौन सी? डायबिटीज़ और टीबी, डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस, इन दोनों के आपस का एक बहुत बड़ा लिंक है। और अगर ये दोनों बीमारियां एक इंसान को हो जाए तो उसकी जान ले लेती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि कोविड-19 से पहले इंडिया के अंदर में 2 बीमारियों का सबसे बड़ा बर्डन था। एक तो टाइप 2 वाली डायबिटीज़, जिसको हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 2 प्रकार की होती हैं, आगे मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी। तो डायबिटीज़ हो गई और ट्यूबरकुलोसिस हो गई। अगर दोनों ही बीमारियां एक साथ किसी इंसान को हो जाए तो वो इंसान का जान का खतरा 100% बना रहता है। और इंडिया में 74.2 मिलियन पीपल, 74.2 मिलियन लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है। और टीबी वाले लगभग कह सकते हो टीबी की वजह से इंडिया में हर साल 2.6 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं। तो नंबर दोनों बीमारियों का बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोनों बीमारियों में आपस में एक बहुत बड़ा लिंक है, लेकिन वो लिंक हम समझ नहीं पाए। उस लिंक को समझना होगा, लिंक को समझकर दोनों बीमारियों का बराबर ट्रीटमेंट करना होगा, तब यहाँ पर जाकर हम इंसान की जान बचा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला। अब ये क्या बताते हैं, क्या एग्जैक्टली लिंक है वो समझते हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, पहले तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल शब्द यूज़ किए, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो क्या देखने को मिलेगा। देखने को ये मिलेगा कि जो लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हुई हुई है, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो उनका जो इम्यून फंक्शंस हैं, जो उनकी इम्यूनिटी है, वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। समझ गए? यानी डायबिटीज़ क्या करती है, एक इंसान की इम्यूनिटी को पूरी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर देती है। और इम्यूनिटी आपको पता ही होगा, कोविड के समय पर आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर किसी भी इंसान की जो इम्यूनिटी है, अगर वो कमज़ोर है, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बता देना क्या एग्जैक्टली यही बोला जाता है ना, रोग प्रतिरोधक, शायद यही बोला जाता है। तो इम्यूनिटी की जब बात की जाती है तो किसी भी इंसान की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको छोटी से छोटी बीमारी कहीं ना कहीं वो उसके लिए जानलेवा बन सकती है, ये हकीकत है। और छोटी से छोटी बीमारी उसको अफेक्ट कर सकती है, जबकि एक हेल्दी जो पर्सन होता है, बहुत हेल्दी है, अंदर से ठोस है, तो हर एक बीमारी उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। जो भारी बीमारी होगी वही उसको कमज़ोर कर पाएगी, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसको छोटी से छोटी बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने लगेगी, उसके शरीर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगेगी।
तो डायबिटीज़ क्या करता है, हमारे इम्यून फंक्शन को बहुत कमज़ोर कर देता है, और इम्यून फंक्शन के कमज़ोर होने की वजह से जो टीबी का इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। टीबी क्या, कोई और बीमारी का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर एक तरफ आपका इम्यून फंक्शन कमज़ोर हो गया, दूसरी तरफ एक इंसान को टीबी हो गया, अब टीबी वाली बीमारी उसे झेल नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी मृत्यु फिर आगे निश्चित हो जाती है। समझ गए? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये इंटरलिंकेज देखने को मिलेगा। अब जो ये डायबिटीज़ है ना, ये टीबी को, मतलब ये बीमारी जो है अगर एक साथ हो जाए तो आप ना ही टीबी को ठीक कर पा रहे हो, ना ही डायबिटीज़ को ठीक कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको ठीक कर पाना। एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसको दोनों बीमारियां हैं, उसके जो लंग्स होते हैं, लंग्स पूरी तरह से यहाँ पर बेकार हो जाते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ और टीबी दोनों एक साथ है तो इसके बेसिस पर यहाँ पर एक इंसान को टीबी का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब टीबी को वो ट्रीटमेंट करा रहा है, डायबिटीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो अगेन ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। या फिर केवल डायबिटीज़ पर ध्यान दे रहा है, टीबी पे ध्यान नहीं दे रहा है, अगेन ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। दोनों को साथ में मिलकर यहाँ पर ट्रीट करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, दोनों ही बीमारी को प्रॉपर यहाँ पर वैल्यू देकर ट्रीट करना चाहिए। एक अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत होती है। जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ज़रूरत है कि आप पेशेंट के अंदर जब भी टीबी चेक कर रहे हो तो यहाँ पर डायबिटीज़ को चेक करो, डायबिटीज़ चेक करो, टीबी को चेक करो। तो अगर दोनों चीज़ें हैं तो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे करना होगा। डायबिटीज़ के साथ में आपने दूसरे चेकअप्स भी करवाने होंगे हमेशा, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो वो घातक ही यहाँ पर साबित होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा ये बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसके बारे में लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस फैलानी होगी, पेशेंट एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा कि कैसे यहाँ पर आखिरकार इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि टीबी को एक इंसान तब लड़ पाएगा टीबी से जब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा, उसके बॉडी में अच्छा खासा मात्रा में खून होगा, है ना, उसकी बॉडी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी। तो वो स्ट्रेंथ और खून कैसे आएगा? जब उसने अच्छा पोषण आहार किया हो, सबसे अच्छा खाना खाया हो, उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहा हो, ठीक है। तो टीबी को हमेशा हम लोग बैड न्यूट्रिशन के साथ में भी लिंक करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको टीबी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो टीबी का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो जब भी किसी इंसान को टीबी है तो सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ेगा, हमें उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम उसके आगे जीने के जो चांसेस है उसको इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि एक समय ऐसा था ना, लोग डरते थे टीबी का नाम सुन लिया कि हाँ किसको टीबी हो गया। एक समय ऐसा हुआ करता था, मुझे याद है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सोचते थे कि यार कि अब इंसान ही बचेगा नहीं अगर इसको टीबी हो गया। ऐसा समय भी था। अब तो खैर धीरे धीरे कई सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो फाइनली हमें करना क्या होगा, हमें एक जो टीबीडीएम मतलब टीबी से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि डायबिटीज़ की बात की जा रही है, दोनों को लेकर हमें एक रिसर्च लिटरेचर की आवश्यकता है, उसको बनाने की आवश्यकता है। दोनों को साथ में लेकर एक अच्छा डेटा जनरेट करने की आवश्यकता है, जिसके बेसिस पर हमें डिसीजंस तैयार करने होंगे और नई नई रिसर्चेस करनी होंगी, ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ों को डेवलप कर सकें जिससे हम पेशेंट को दोनों ही बीमारियों से हम बचा सकें। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल। अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपने ये आर्टिकल तो पढ़ लिया, लेकिन इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है, जबकि प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। टीबी के बारे में है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस है क्या, कैसे होती है बीमारी, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट, जो अभी इससे पहले आर्टिकल में पढ़ा है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा के ऊपर में। देखो बात ये की जा रही है, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे यहाँ पर कह सकते हो टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर होती हैं। ह्यूमंस के अंदर में जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये डायरेक्टली एक इंसान के लंग्स को, उनके फेफड़ों के ऊपर असर डालता है। उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत पुराने ज़माने की बीमारी है, ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, बहुत पुराने टाइम की है। यानी कि ये बीमारी इजिप्ट में लगभग 3000 BC के समय पर भी एग्जिस्ट किया करती थी। अच्छी बात है, टीबी आज के समय पर ट्रीटेबल और क्योरेबल डिजीज़ है। आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली अवेलेबल है, ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर किसी को टीबी है उस बीमारी को ठीक कर सकते हो। क्वेश्चन यह है, क्या ये बीमारी ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? हाँ बिल्कुल, ये स्प्रेड हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर यानी हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से कैसे, तो इसको समझना। मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको यहाँ पे टीबी हुआ है, दूसरा यहाँ पे ये पर्सन है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है,
और ये पर्सन जिसको टीबी हुआ है इसने कोई बातचीत वगैरह की, बातचीत करने के बाद में सपोज़ बात करते करते इसने खांस दिया, छींक दिया, तो इससे क्या हुआ, इसके जो यहाँ पर टीबी के जर्म्स हैं इसके मुंह से निकल कर आकर एयर के अंदर में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गए। अब जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इस एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो ये बीमारी जो है इस नॉर्मल व्यक्ति को भी लग सकती है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, तो कई सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे शरीर में दर्द होना, पूरा चेस्ट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, शरीर में कमज़ोरी हो जाती है, वेट बहुत तेज़ी से घटने लगता है, रात में बुखार आने लगेगा, बुखार तो आता है नॉर्मल, रात में पसीना आने लगते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर सिम्टम्स हैं। और दुनिया भर में टीबी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। साल 2019 में 87% नए केसेस जो टीबी के थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये केवल 30 देशों से निकल कर आए हैं। ठीक है, तो 30 देश ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी का बर्डन है, और उन 30 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जो कि टीबी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं, तो उसमें है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में आता है। उसके अलावा यहाँ पर टीबी के लिए कई सारी वैक्सीन को तैयार किया गया, जैसे स्पेशली एक बीसीजी वैक्सीन को रेडी किया गया। बीसीजी वैक्सीन जो है ये डेवलप करी गई थी 2 फ्रेंच मैन के थ्रू, एक थे एल्बर्ट कैलमीट और दूसरे थे कैमिल गुरेन। तो इन्होंने यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को तैयार किया। जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना, उसी के स्ट्रेन को मॉडिफाई करने के बाद में ये वैक्सीन रेडी की गई थी। इस वैक्सीन का सबसे पहली बार इंसानों के अंदर जो यूज़ किया गया था वो 1921 में किया गया था। इंडिया में ये वैक्सीन सबसे पहली बार आई थी 1948 में, और उसके बाद में भारत ने जो अपना नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, जिस प्रोग्राम का फोकस था कि टीबी को हमारे देश में थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया इस बीसीजी वैक्सीन को 1962 के अंदर में। अब क्या होता है, ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये हमें टीबी से लड़ने में मदद करती है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन के बारे में आपको समझ में आया। अब बात आती है यहाँ पर टीबी को लेकर कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा की। क्या डेटा है, एक सेकंड को, यहाँ पे कुछ और डेटा प्रेजेंट है, वो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। इंडिया में कितने केसेस आपको टीबी के देखने को मिलेंगे, तो टीबी के केसेस दुनिया में जितने भर भी पाए जाए, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी केसेस हैं टीबी के, उसके 28% केसेस केवल इंडिया से निकल कर आते हैं। ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में ये बताया है। सरकार का जो निक्षय पोर्टल है, इन्होंने यहाँ पर 2021 में 3 लाख टीबी के केसेस रिपोर्ट करें, जबकि 2020 में 18 लाख के आसपास केसेस निकल कर आए थे। 2019 में 4 लाख के आसपास केसेस निकल कर आए थे कोविड-19 से पहले। तो टीबी के केसेस बढ़ते घटते जा रहे हैं, हमें ये जो डेटा है वो देखने को मिलता है, लेकिन टीबी अभी भी बड़ी मात्रा में लोगों को हुआ है इंडिया के अंदर में। अब क्वेश्चन ये है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्या मेन कारण है जिसकी वजह से टीबी सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखो, सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है, रीज़न है बढ़ने के, कि ज़्यादातर इंडियंस को पता नहीं होता टीबी के सिम्टम्स। नॉर्मल बुखार वगैरह ये वही दवाई आपस के पास वाले डॉक्टर वाले से खाते रहते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, ज़्यादा दवाई खाने से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो टीबी तो ठीक हो नहीं पाया, लेकिन ज़्यादा दवाइयाँ खा के आपने टीबी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ज़्यादातर इंडियंस को पता नहीं है यहाँ पर टीबी के सिम्टम्स के बारे में, डॉक्टर को भी मतलब इतनी जल्दी अनुमान नहीं लग पाता टीबी का। रेयरली यहाँ पर इसके बारे में वो टेस्टिंग वगैरह के लिए कहते हैं कि हाँ टेस्ट करो, नहीं तो फिर डॉक्टर नॉर्मल दवाइयाँ दे के भेज देते हैं। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो काफ़ी सारे केसेस हैं जो कि इंडिया में अभी अनरिपोर्टेड हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, और काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर टीबी के केसेस की प्रॉब्लम इंडिया में इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। इस बीमारी का पता लगाया जा सके, इस प्रकार की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो निक्षय पोषण योजना स्टार्ट की गई है, जिस योजना के तहत यहाँ पर टीबी को ट्रीट करने की बात की गई है, इसमें जो पेशेंट्स हैं टीबी के, उनको केवल 500 रुपये दिए जा रहे हैं। 500 रुपये बिल्कुल इनएडिक्वेट हैं यहाँ पर, ये 500 रुपये बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा बड़ा क्या अमाउंट दोगे तो टीबी के थ्रू, मतलब टीबी को अपना एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के अंदर में, यानी पिछले कुछ समय पर इंडिया ने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करे हैं टीबी को ठीक करने के लिए। तो नई नई कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं हमारी लिस्ट के अंदर में। नई दवाई जैसे कि बेडाक्विलिन और साथ ही साथ में डेलामेनिड, ये 2 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि कहीं ना कहीं टीबी को, स्पेशली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को यहाँ पर ट्रीट कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक दवाई आती है, एक ओरल ड्रग आती है, ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बेडाक्विलिन और डेलामेनिड। बताया जा रहा है ये अच्छी दवाई है, ये ना इंजेक्शन से बढ़िया है। नहीं तो फिर टीबी के लिए एक इंजेक्शन लगता है जिसका नाम है कानामाइसिन।
तो ये जो इंजेक्शन है इसकी वजह से कई सारे लोगों में किडनी वाली प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो इस इंजेक्शन से काफ़ी बढ़िया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो ओरल ड्रग है इसका यूज़ कर लिया जाए। तो ये बेसिस पर भी इंडिया में लगातार इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड आपका मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स एंड रेगुलेशंस tuberculosis remains a significant issue in India. Discuss also provide measures to better tackle the burden of tuberculosis. यानी कई प्रयास करे हमने, बहुत सारे नियम लगाए, बहुत सारे नियम कानून लगाए, उसके बावजूद भी जो ये ट्यूबरक्लोसिस है ये अभी भी इंडिया के अंदर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू बना पड़ा है। तो इसी के बेसिस पर आपने डिस्कस करना है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम इस ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन को निपटा सकें, इस ट्यूबरक्लोसिस से लड़ सकें। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कई प्रयासों और नियमों के बावजूद जो तपेदिक है, टीबी है, भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, चर्चा करना। साथ ही इस टीबी के बोझ से बेहतर ढंग से निपटने के उपाय प्रदान करना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों अपने आंसर्स को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और जापान के जो रिसर्चर्स हैं ये साथ में मिलकर डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट को तैयार कर रहे हैं। एक और बीमारी, अगेन जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु के डॉक्टर की एक टीम है प्लस जापान के साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटमेंट तैयार कर लिया है किस चीज़ का, डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तो पहले यहाँ पर आपको इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानना होगा, देन उसके बाद समझेंगे आखिरकार क्या नया ट्रीटमेंट निकल कर आया है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके लिए 3-4 करोड़ रुपया खर्चना पड़ेगा, 3-4 करोड़ रुपया। तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो जो इंडिया के रिसर्चर्स हैं वो अभी यहाँ पर इस जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो पहली चीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन के अंदर में यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर के बेसिस पर यहाँ पर ये जो बीमारी है वो डेवलप होती है। अब डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है? ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि हमारे बॉडी के अंदर में एक पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी के अंदर में स्पेशली ये बच्चों को होता है, बच्चों में भी स्पेशली लड़कों को होता है। लड़कों की जो मसल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर कर देता है। ठीक है, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न है, देखो मसल्स को टाइट रखने का एक प्रोटीन यूज़ होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। तो हमारे बॉडी में डिस्ट्रोफिन पाया जाता है जो कि मसल्स को इंटैक्ट करके टाइट करके रखता है। और अगर ये डिस्ट्रोफिन की कमी हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, तो इससे मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो अगेन बॉडी में कोई ताकत रहेगी नहीं, सारी मसल्स के अंदर आपको आपकी एनर्जी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से, ध्यान रखना डिस्ट्रोफिन की वजह से, डिस्ट्रोफिन की कमी हो गई, इसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं इस पर्टिकुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। और ये कंडीशन ज़्यादातर बॉयज़ में होती है, रेयर केसेस में एक आध गर्ल्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बॉयज़ में ही पाई जाती है। लक्षण क्या है? लक्षण यह है कि जो मसल्स हैं आपकी मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, और जो खासकर बच्चे हैं 2 से 3 एज के हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर उनकी मसल्स कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये मसल्स प्रॉक्सिमल मसल्स कमज़ोर होनी स्टार्ट होती हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे हमारी डिस्टल मसल्स को कमज़ोर कर देती हैं। अब ये कौन कौन सी मसल्स है इसको पिक्चर में समझो। तो इस वाले पिक्चर को आप देख सकते हो, ऊपर आपको यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल मसल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर यहाँ पे हो गई, यहाँ से शुरुआत हो गई, ये मसल्स यहाँ पे कमज़ोर होनी स्टार्ट होंगी। तो पहले ये कमज़ोर होंगी, बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी फिर ये डिस्टल मसल्स ये कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर वो ठीक नहीं हो पाएंगी। सबसे खतरनाक चीज़ यही है। स्टार्टिंग बच्चा ये है, मसल्स कमज़ोर होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आप देख पाओगे उम्र बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद में यहाँ पर फिर वो बच्चा ना सही से चल पाता है, वो जंप भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, केवल यहाँ पर वो व्हील चेयर का यूज़ कर पाता है। ठीक है, यही है यहाँ पर डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको बता दिया ये कैसे होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन है, डिस्ट्रोफिन प्रेजेंट नहीं होता हमारे सेल्स के अंदर में। बिना डिस्ट्रोफिन के जो ये मसल्स है डैमेज हो जाती हैं और मसल्स मरने लगती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और क्या क्या हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये समझाता हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। अगर बॉडी में, किसी पर्टिकुलर बॉडी में आपके सेल्स के अंदर में डिस्ट्रोफिन की कमी है, तो डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से एक इंसान की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, याद करने की क्षमता है, ध्यान रखने की क्षमता है, उसकी दिमाग की क्षमता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे उसका जो हार्ट फंक्शन है वो सही से नहीं कर पाता है, तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, उसका जो डायफ्राम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उस बच्चे को। देन उसके बाद में उसका जो मसल मास है वो और ज़्यादा घटता चले जाता है, शरीर में कमज़ोरी होती है, सूजन होने यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है इस डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से। जो हमारी टांगें हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान ना चल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है और ना भाग पा रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ पर ये है पूरा का पूरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ली। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज के समय में इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल आपको नहीं देखने को मिलता है, और ट्रीटमेंट अवेलेबल अगर है भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। 3 से 4 करोड़ कह सकते हो एक बच्चे के ऊपर हर साल लगेगा, तब जाके यहाँ पे वो बच्चा थोड़ा बहुत यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर पाएगा अपने लाइफ के अंदर में। इसी वजह से जो इंडिया के रिसर्चर्स हैं वो लगातार अलग अलग देशों के साथ में रिसर्चर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और अभी एक नया ट्रीटमेंट डेवलप कर लिया गया है। तो जो ये जेनेटिक डिजीज़ है ना, यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है एक फूड एडिटिव का यूज़ करके। फूड एडिटिव जिसको नाम दिया गया है बीटा ग्लूकन। तो जो बीटा ग्लूकन है इसको प्रोड्यूस कैसे किया है, एक यीस्ट है हमारे पास में, उसको नाम दिया गया है, यीस्ट का साइंटिफिक नेम है एरोबेसिडियम प्यूलुलेंस। ठीक है, तो इसी के स्ट्रेन से यहाँ पर बीटा ग्लूकन बनाया गया, और इसी बीटा ग्लूकन का यूज़ करके यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को ठीक किया जा सकता है इस मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी से। बताया ये जा रहा है कि अभी मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो 5,000 पेशेंट्स हैं वो तो जापान में, और 80,000 पेशेंट्स, 80,000 पेशेंट्स इंडिया में आपको इस बीमारी के देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारे मसल्स को ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत है, डिस्ट्रोफिन की ज़रूरत है। डिस्ट्रोफिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एंजाइम है जो कि मसल्स के अंदर में रिलीज़ होता है, ये हमारी मसल्स को मजबूत करके रखता है। लेकिन अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पे जो हमारी मसल्स है वो डिस्ट्रोफिन नहीं बनाती हैं, और डिस्ट्रोफिन ना बनने की वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, डैमेज होने लगती हैं, फटने लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इंसान की डेथ भी हो जाती है जल्दी उम्र में। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। और आज के समय पर जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है कि पूरा का पूरा जो बच्चे का जीन है उसी जीन को चेंज किया जाए, जीन थेरेपी का यूज़ किया जाए। उसमें कॉस्ट, पैसा बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी के लिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद में क्या किया गया, ये स्टडी करने के बाद में इस प्रकार से जो रिसर्च करने के बाद में एक नई चीज़ को डेवलप किया गया, एक नया फूड एडिटिव को यहाँ पर बनाया गया है। तो जो रिसर्चर्स हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पर बीटा ग्लूकन का यूज़ किया है। बीटा ग्लूकन एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया है इस पर्टिकुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कम करने के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सप्लीमेंट की तरह अगर एक बच्चे को दिया जाएगा, जो बच्चा इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो उसको बीटा ग्लूकन का सप्लीमेंट दे दो। ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, उसको आगे और मजबूत करने में मदद करेगा, उसको आगे ग्रो करने में यहाँ पे मदद करेगा। उसके अंदर धीरे धीरे करके कुछ समय बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो होने यहाँ पर स्टार्ट होने हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पर उसको चलना स्टार्ट करवाओ तो ऐसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बट अभी इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, इस बीटा ग्लूकन के ऊपर अभी ढेर सारी रिसर्चेस बाकी हैं, और भी रिसर्चेस यहाँ पर इसके ऊपर कंडक्ट की जा रही हैं। तो ये था यहाँ पर हमारा कंप्लीट आर्टिकल। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। इकॉनमी पर यानी बिजनेस पेज पर ही हमारा एक और छोटा सा आर्टिकल है जो कि इंडिया चाइना के व्यापार को लेकर बात करता है। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं करना है कुछ भी या कुछ रिमेंबर करना है, कुछ ऐसा नहीं है। देखो, इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहा है लंबे समय से। पिछले कुछ सालों में भारत ने चाइना से इंपोर्ट ही इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट बहुत कम किया है, ना के बराबर किया है। अब आप केवल इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, केवल पैसा खर्च कर रहे हो इंपोर्ट करने पर, और इसकी वजह से आपका चाइना का साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में जो घाटा है वो बढ़ता चले जा रहा है। तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा था, जो कि अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ना के बराबर कम हुआ है। 0.9% से यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट है ये हमारा 2023 के अंदर में कम हुआ। 0.9% से बहुत ना के बराबर चेंज हुआ है। इस वजह से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी स्लेड हुआ है 0.9% से, और पिछली बार यहाँ पर कह सकते हो स्लेड हुआ था 0.6% से।
ये यहाँ पर बोला जा रहा है। पिछली बार हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, ठीक है। इंडिया का जो इंपोर्ट था चाइना से, चाइनीज़ गुड्स का 2022 में वो $57.51 बिलियन का था, और अब की बार केवल $56.53 बिलियन का है। तो बस खाली इतना सा फ़र्क यहाँ पर देखने को मिला है, हल्का सा इंपोर्ट हमने कम किया है। इस वजह से बोल रहा हूँ, ध्यान रखने की इतनी आवश्यकता है नहीं। खैर आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, अभी थोड़ा रुक जाओ। आज 14 जुलाई है। हमारे जो पीएम मोदी हैं वो फ्रांस पहुंचे हैं। फ्रांस में जो बेस्टिल डे परेड होगा उस परेड को अटेंड करेंगे। उसके बाद ये आर्टिकल दोबारा से पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है कल ये फिर से आर्टिकल आएगा। कल मैं आप लोगों को आराम से पूरा इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है, पूरे संबंध पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें अभी जल्दबाजी मचाने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 दिन लगातार यहाँ पर इसका कवरेज होता रहेगा, ठीक है। अब फ्रांस गए हैं तो फ्रांस से कई सारी जो डील्स हैं, खासकर डिफेंस आइटम्स को लेकर, राफेल को लेकर, वो सारी जो डील्स है उसको अप्रूवल दिया जाएगा, वो यहाँ पर बात की जा रही है। थोड़ा वेट करो, अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो, क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए तो। इस वजह से यहाँ पर मैं आफत नहीं काट रहा हूँ इस आर्टिकल को लेकर, तो थोड़ा आराम से और अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। चलो खैर आते हैं हम हमारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 2016 का जो ये प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि नीचे दिए गए 4 देशों में से इनमें से कौन सा एक देश है जो कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान यहाँ पे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? ये बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप है, और इस ग्रुप को 1981 में बनाया गया था। इस ग्रुप के अंदर में कुछ देश हैं, कौन कौन से? यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत। ये कुछ कंट्रीज़ आपको गल्फ़ कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें ईरान नहीं है, तो ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।